नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। और ये डेडलॉक प्रॉब्लम में ये फिफ्थ लेक्चर है। और हमने डेडलॉक अवॉइडेंस के मेथड जो है, डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस क्या है, और डेडलॉक अवॉइडेंस में जो बैंकर्स एल्गोरिथम है वो और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो जनरली डेडलॉक हैंडलिंग में ये होता है कि डेडलॉक अवॉइड करते हैं, तो डेडलॉक प्रिवेंशन किया जाता है। और फिर प्रिवेंशन के बाद दूसरी आती है डेडलॉक अवॉइडेंस। तो प्रिवेंशन भी हमने डिस्कस कर लिया है, अवॉइडेंस भी डिस्कस कर लिया है, और अवॉइडेंस में जो जो मेथड थे वो हमने डिस्कस कर चुका है। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो इसमें ओवरव्यू हम देखेंगे, फिर डिटेक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है, क्या क्या एल्गोरिथम है, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम आगे देखेंगे कि रिकवरी स्कीम जो है हमारे पास कौन कौन सी रिकवरी स्कीम है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में बेसिकली ओवरव्यू अगर हम देखें तो डेडलॉक डिटेक्शन में ये होता है कि हम यह अलाउ करते हैं कि अलाउज द सिस्टम टू बी एंटर इन अ डेडलॉक। हम यहाँ पर सिस्टम को अलाउ करते हैं कि सिस्टम जो है डेडलॉक की सिचुएशन में जो है वो चला जाए। और फिर जो है हम उसको डिटेक्ट करते हैं और और फिर उसके बाद हम उसमें रिकवरी स्कीम लगाते हैं कि कैसे हम सिस्टम को डेडलॉक से बाहर हम ला सकते हैं। तो यहाँ पर डेडलॉक डिटेक्शन जो होता है वह दो तरह से होता है। फॉर सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप, मतलब अगर रिसोर्सेज जो है हर रिसोर्स का एक सिंगल टाइप एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और वेट फॉर ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। वेट फॉर ग्राफ जो होता है वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को एक्सटेंड करके बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल करके। और अगर सेवरल टाइप के इंस्टेंस उपलब्ध है, मतलब एक से ज़्यादा हर जो डिफरेंट रिसोर्सेस हैं उसके एक से ज़्यादा इंस्टेंस अवेलेबल है, मतलब एक से ज़्यादा कॉपी अवेलेबल होती है, तो वहाँ पर डेडलॉक डिटेक्शन के लिए जो होता है सेफ्टी एल्गोरिथम, जो हमने बैंकर्स एल्गोरिथम में डिस्कस किया था, दो एल्गोरिथम हम डिस्कस करते हैं, एक सेफ्टी एल्गोरिथम और फिर एक रिसोर्स एलोकेशन के लिए हम एक और एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर केवल सेफ्टी एल्गोरिथम यहाँ पर यूज करेंगे डेडलॉक डिटेक्शन के लिए। और फिर हम ये देखेंगे कि डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को हमको कब कब एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होती है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि डेडलॉक अगर ऑकर हो जाता है तो उससे कैसे रिकवरी की जाती है, रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। और ये दो तरीके से होता है, प्रोसेस टर्मिनेशन से होता है और दूसरा रिसोर्स प्रीएम्पशन से होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जितना आज के लेक्चर में कवर हो पाएगा, और जो चीजें बचेंगी वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेडलॉक डिटेक्शन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल इंस्टेंस जब होता है तो यहाँ पर हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और वेट फॉर ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंगल इंस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है आपको स्क्रीन में यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक करस्पॉन्डिंग वेट फॉर ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर जो सर्कल में दिखाई दे रहा है ये सारे प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4 और P6 जो है। और यहाँ पर जो बॉक्सेस में दिख रहे हैं R1, R2, R3, R4, R5, तो ये सारे रिसोर्सेस हैं। और यहाँ पर वेट फॉर ग्राफ जो होता है उसमें केवल प्रोसेस होते हैं, और यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि कौन सा प्रोसेस जो है किस प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम पहले ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू ही उसी के करस्पॉन्डिंग वेट फॉर ग्राफ बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर पहले, और जैसे ही अगर वेट फॉर ग्राफ में अगर कोई साइकिल एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर डेडलॉक जो है यहाँ पर ऑकर होगा। तो हम पहले यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देखते हैं।
तो यहाँ पर एक रिसोर्स एलोकेशन हम P1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो P1 को अगर देखा जाए तो P1 जो है वो R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और P1 को R2 का जो रिसोर्स है वो अलॉट किया गया है। और फिर हम आगे बढ़े P2 में देखें तो R1 जो रिसोर्स है वह रिसोर्स जिसके लिए P1 रिक्वेस्ट कर रहा है वह जो है P2 के लिए एलोकेट किया गया है। तो हम उसी के करस्पॉन्डिंग अगर वेट फॉर ग्राफ में देखें तो P1 जो है किसके लिए वेट कर रहा है, P2 के लिए वेट कर रहा है। क्यों P2 के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि P2 को वो रिसोर्स एलोकेट किया गया है जिस रिसोर्स को P1 को अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए चाहिए। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो P2 जो है वह रिसोर्स R3 के लिए वेट कर रहा है और यह R3 जो रिसोर्स है वो प्रोसेस P5 को एलोकेट किया गया है। तो यहाँ पर P2 से एक एरो जाता है वेट फॉर अ ग्राफ में P6 के लिए। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि प्रोसेस जो P2 है वह वेट कर रहा है किसके लिए, प्रोसेस P6 के लिए, P5 के फिनिश होने के लिए ये यहाँ पर वेट कर रहा है। और हम यहाँ पर देखें तो P2 जो है R3 रिसोर्सेस के साथ एक और रिसोर्स है R4 रिसोर्स के लिए यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है। और यह जो रिसोर्स है वो किसको एलोकेट किया गया है, यह रिसोर्स P3 को अलॉट किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रोसेस P2 है वह R3 वह प्रोसेस P6 के साथ प्रोसेस P3 के लिए भी यहाँ पर वेट कर रहा है। तो P2 से एक एरो P3 के लिए जा रहा है, मतलब P2 जो है इट इज वेटिंग फॉर प्रोसेस P3 टू बी फिनिश्ड। और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो P2 है वह R5 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और P3 जो है वो भी R5 रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर और ये जो रिसोर्स है R5 जो रिसोर्स है वो किसको एलोकेट किया गया है, P4 को एलोकेट किया गया है, प्रोसेस नंबर 4 को एलोकेट किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोसेस P2 और P3 दोनों से एक एरो जाता है P4 के लिए। तो ये दोनों जो प्रोसेस है P4 के लिए यहाँ पर ये वेट कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस P4 जो है वह R2 जो रिसोर्स है उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और यह R2 जो रिसोर्स है वो किसको एलोकेट किया गया है, P1 जो है उसको एलोकेट किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं P4 इज वेटिंग फॉर P1। तो ऐसे करके यहाँ पर ये ग्राफ तैयार किया जाता है, वेट फॉर अ ग्राफ। और यहाँ पर अगर आप देखें, हम यहाँ पर एक चेक करते हैं, अगर P2 को अपना टास्क कंप्लीट करना है तो उसको जो है R3 भी रिसोर्स चाहिए, R4 भी चाहिए और R5, ये तीनों रिसोर्स चाहिए, इसके बगैर इसका काम खत्म नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर P5 का टास्क खत्म हो जाता है और R3 इसको मिल भी जाता है तो भी यहाँ पर एक साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। हम यहाँ पर देखें वेट फॉर अ ग्राफ में P1, P2, P3 और यहाँ पर ये P4, तो यहाँ पर एक साइकिल बन रहा है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम जो है डेडलॉक पर चला जाएगा। सिस्टम जो है यहाँ पर डेडलॉक पर जा सकता है। और पीरियोडिकली इन्वोक एन एल्गोरिथम दैट सर्चेस for a cycle in the graph, if there is a cycle there is a exist a deadlock। तो यहाँ पर क्या होता है, पीरियोडिकली एक एल्गोरिथम रन किया जाता है जो कि ग्राफ में साइकिल को सर्च करता है और अगर साइकिल एग्जिस्ट है मतलब यहाँ पर डेडलॉक है। एन एल्गोरिथम टू डिटेक्ट अ साइकिल इन द ग्राफ रिक्वायर्ड ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ऑपरेशन वेयर एन इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन द ग्राफ। तो यहाँ पर इस ग्राफ में जितने वर्टाइसेस है तो हमको साइकिल चेक करने के लिए यहाँ पर n⁻² जो है उतने ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पर इसके थ्रू जो है डेडलॉक को डिटेक्ट किया जाता है। कब रिसोर्स वेट फॉर अ ग्राफ का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हर रिसोर्स के केवल सिंगल जो कॉपी है वो अवेलेबल हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जब सेवरल इंस्टेंस जो है वो अगर अवेलेबल होते हैं तो उस समय क्या किया जाता है।
तो उस समय जो है जैसा हमने बैंकर्स एल्गोरिथम में सेफ्टी एल्गोरिथम जो है वो हमने पढ़ा था, तो सेम उसी की तरह ये जो एल्गोरिथम है वो सेम टू सेम वैसे ही है जैसा हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे देखा जाता है कि करेंट सिचुएशन में यहाँ पर क्या सेफ सीक्वेंस अवेलेबल है। अगर सेफ सीक्वेंस अवेलेबल है मतलब यहाँ पर डेडलॉक नहीं है, अगर सेफ सीक्वेंस हमको नहीं मिलता मतलब यहाँ पर जो है वो डेडलॉक ऑकर हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर नीड जो है वो हटा दिया है और यहाँ पर केवल रखा गया है रिक्वेस्ट। यहाँ पर एक चीज देखेंगे जो हमने पहले जो बैंकर्स एल्गोरिथम में डिस्कस किया था वहां पर नीड जो है वो यहाँ पर रखा जाता है, तो नीड के जगह पे यहाँ पर क्या रखा जा रहा है, रिक्वेस्ट रखा जा रहा है। और वो रिक्वेस्ट बताएगा कि करेंटली जो प्रोसेस है वो किस रिसोर्स के लिए कितनी कॉपी के लिए वहां पर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और बाकी सारी चीजें जो है वो बैंकर्स एल्गोरिथम के सेफ्टी एल्गोरिथम की तरह ही है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इस एल्गोरिथम को एक बार और समझ लेते हैं। जो एक बार बैंकर एल्गोरिथम के सेफ्टी एल्गोरिथम समझ चुके हैं उनको समझने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और इसको समझने के लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है जिसमें मैंने बैंकर्स एल्गोरिथम एक्सप्लेन किया है वो आप एक बार देख सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम। तो ये सारे जो है डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अवेलेबल एक डेटा स्ट्रक्चर ये एरे है, वर्टेक्स ऑफ लेंथ m जिसकी लेंथ m है, और m है नंबर ऑफ रिसोर्सेज इंडिकेटिंग नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्स ऑफ ईच टाइप। तो ये बताता है कौन कितने जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं वो कितने अवेलेबल हैं हमारे पास। एलोकेशन ये बताता है m क्रॉस n मैट्रिक्स है, यह बताता है कि हर अलग अलग प्रोसेस को करेंटली कितने कॉपी जो है हर रिसोर्स के जो है वो एलोकेट किए गए हैं। M cross n matrix defines the number of resources of each type currently allocated to each process। हर प्रोसेस को हर each टाइप का जो रिसोर्स है, प्रत्येक रिसोर्स है वो उसकी कितनी कॉपी एलोकेट की गई है वो यहाँ पर बताता है। और रिक्वेस्ट है n क्रॉस m मैट्रिक्स इंडिकेटिंग द करेंट रिक्वेस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस करेंटली कितने जो रिसोर्सेस का वो रिक्वेस्ट कर रहा है। और तो यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट आई j इज इक्वल टू के है तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस पी जो है इस रिक्वेस्टिंग के मोर इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स आर जे। तो जो प्रोसेस पी है वह आरजे जो रिसोर्स है उसके के मोर इंस्टेंस की उसको आवश्यकता है, मतलब के और इंस्टेंस जो है वो चाहता है। इंस्टेंस मतलब उसकी कॉपी। और ये एल्गोरिथम इस तरह से रन किया जाता है, इसको न्यूमेरिकल भी अभी लेके हम समझाएंगे। यहाँ पर लेट वर्क एंड फिनिश बी द टू वर्टेक्स ऑफ लेंथ m एंड n। तो यहाँ पर वर्क और फिनिश दो है, दो वर्टेक्स हैं, दो वेक्टर हैं, मतलब एरे है। और यहाँ पर वर्क जो है उसमें अवेलेबल जितने रिसोर्स अवेलेबल है उससे इसको इनिशियलाइज किया जाता है, और जो फिनिश है उसको हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोसेस है उसके लिए है, उसकी साइज n है, और सबके फिनिश में डाल दिया जाता है फॉल्स। इफ एलोकेशन इज 0 देन फॉल्स, अदरवाइज फिनिश i इज इक्वल टू ट्रू। और यदि एलोकेशन कोई भी एलोकेशन नहीं होता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, तो फिनिश में क्या डाल दिया जाता है, फिनिश में फॉल्स डाल दिया जाता है। और या तो और ऐसा नहीं है, अगर उसको कुछ एलोकेट किया गया है तो ये ट्रू रख। एलोकेशन इज नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब उस जो पर्टिकुलर प्रोसेस है आई, जो प्रोसेस आई है उसको कुछ रिसोर्स जो है वो एलोकेट किया गया है, और इसका मतलब यह है कि वह प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर उसका फिनिश जो है उसके रिस्पेक्ट में हम फॉल्स डालेंगे। और अगर उसको जो एलोकेशन आई जो है वह अगर 0 है मतलब वो प्रोसेस जो है वो फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पर फाइंड एन इंडेक्स आई फॉर सच दैट बोथ, तो ऐसा आई सर्च करना है जिसके लिए फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स हो। फिनिश आई मतलब वह प्रोसेस फिनिश नहीं हुआ होना चाहिए, और
उसका जो रिक्वेस्ट है वह रिक्वेस्ट लेस देन इज इक्वल टू वर्क होना चाहिए। मतलब और वर्क यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि कितने रिसोर्सेस हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेस की कितनी कॉपीज हमारे पास अवेलेबल है, वो यहाँ पर वर्क बता रहा है। और रिक्वेस्ट टाइप बताता है कि जो प्रोसेस पी है वह करेंटली कितने रिसोर्स जो हैं, जो डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेस है उसकी कितनी कॉपी उसको चाहिए, वो यहाँ पर बताता है। तो अगर रिक्वेस्ट करने वाला जो जितना रिक्वेस्ट किया जा रहा है और वह अवेलेबल से कम होता है, तो यहाँ पर इफ नो सच आई एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई आई एग्जिस्ट नहीं करता तो स्टेप 4 पे जाना है। और अगर ऐसा आई एग्जिस्ट करता है, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस एग्जिस्ट करता है जो फिनिश नहीं हुआ है और वो जितने रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रहा है वो अवेलेबल जो हमारे पास रिसोर्स है उससे कम है, तो हम जो है यहाँ पर स्टेप 3 में जाएंगे। और स्टेप 3 में ये करेंगे कि वर्क में जो है हम एलोकेशन आई को जोड़ देंगे। मतलब जो प्रोसेस को पहले से जो भी रिसोर्स एलोकेट किए गए हैं उसको हमने वर्क में डाल दिया, वर्क में ऐड कर दिया, और वह जो प्रोसेस है उसके फिनिश आई में जो है हम वहाँ पर 2 डाल देंगे। मतलब वह प्रोसेस फिनिश हो चुका है और यह प्रोसेस चलता रहेगा। और एट दी एंड जब कोई भी ऐसा आई नहीं मिलेगा जिसके लिए फिनिश आई जो है फॉल्स हो और जो रिक्वेस्ट आई जो है वो वर्क से कम हो, तो हम स्टेप 4 पे आ जाएंगे। और यहाँ पर देखा जाएगा इफ फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स फॉर आई इज 1 to n। मतलब यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं अगर सारे जो हैं फिनिश आई इज फॉल्स फॉर सम, मतलब कुछ भी कोई भी जो एक आध भी प्रोसेस जो है वो अगर फिनिश नहीं हुए हैं, मतलब देन द सिस्टम इज इन द डेडलॉक स्टेट। और मोर ओवर इफ फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स देन प्रोसेस पी आई इज डेडलॉक। मतलब अगर कोई प्रोसेस पी आई फिनिश नहीं हुआ है, अगर फिनिश आई फॉल्स है, तो उसका मतलब ये है कि वह प्रोसेस पी आई जो है वो डेडलॉक स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमारे पास 5 प्रोसेस है P0 से लेके P4 तक, और यहाँ पर हमारे पास 3 रिसोर्स है A, B और C। A के 7 कॉपी अवेलेबल है, B की 2 कॉपी अवेलेबल है और C की 6 कॉपीज यहाँ पर अवेलेबल है। और कोई टाइम T0 है, वहाँ पर जो है ये अगर ये एलोकेशन दिखाया जा रहा है और यहाँ से रिक्वेस्ट दिखाया जा रहा है और यहाँ पर अवेलेबल कितने हैं वो बताया जा रहा है। तो P0 के लिए A की 0 कॉपी एलोकेट की गई है और B की 1 कॉपी एलोकेट की गई है और C की 0 कॉपी एलोकेट की गई है। और करेंटली वो किसी भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं P1। तो P1 में जो है P1 जो है A की 2 कॉपी का रिक्वेस्ट कर रहा है और B और C के लिए 0 है उसका एलोकेशन। A की 2 कॉपी जो है P1 को एलोकेट की गई है और B और C की जो है 0 कॉपीज जो है उसको एलोकेट की गई है। और P1 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, A की 2 कॉपी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और C की 2 कॉपी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और B के लिए वो 0 कॉपी रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब B इंस्टेंस उसको नहीं चाहिए करेंटली। और इसी के समान P2 जो है उसको A का 3 कॉपी एलोकेट किया गया है और B का 0 कॉपी एलोकेट किया गया है और C की 3 कॉपी एलोकेट की गई है। और यहाँ पर यह अभी एट प्रेजेंट में कोई किसी भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो इसी की तरह P3 और इसी की तरह हम P4 भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेफ सीक्वेंस दिया गया है, will result in a finish I is equal to true for all I। तो ये हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल एग्जांपल हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसमें मैंने टेबल पे डाल दिया है और यहाँ पर अवेलेबिलिटी जो है वो सबकी 0 है, क्योंकि 7 कॉपी है A का जो कि एलोकेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलोकेशन में, आप देख सकते हैं A में जो है 2 + 3 + 2 ये हो गया 7 और B की केवल 2 कॉपी है। तो ये आप देख सकते हैं B जो आपका 1 कॉपी P0 को दिया गया है और 1 कॉपी P3 को दिया गया है। तो दोनों कॉपी जो यहाँ पर फिनिश हो चुकी है।
और सी का जो है 4 कॉपी, सी की जो है 6 कॉपी है, तो उसमें से 3 कॉपी जो है प्रोसेस P2 को दिया गया है, 1 कॉपी प्रोसेस P3 को दिया गया है और 1 कॉपी जो है वो प्रोसेस P4 को यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो सेव सीक्वेंस है ये बन पाता है कि नहीं बन पाता है, हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो वर्क जो है इनिशियली वर्क में हमको क्या डालना है, जो अवेलेबल में है, तो अवेलेबल में जो है अभी सारा 0 0 है अवेलेबल में। सबसे पहले वर्क में अवेलेबल डालते हैं और उसके बाद जो आई के लिए एलोकेट किया गया होता है उसको यहाँ पर असाइन, इसको जोड़ दिया जाता है मिलने के बाद। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले सबको हमने फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया सारे प्रोसेस को। ये फिनिश में आप देख सकते हैं P0, P1, P2, P3, P4 कोई भी फिनिश नहीं हुआ है। और सबसे पहले अगर हम देखते हैं P0 को, अगर हम ये सर्च करना है कि जिसका फिनिश आई फॉल्स है, तो सबका फॉल्स है। अभी हम इसको करेक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे फॉल्स हैं। तो अब देखते हैं कि जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट और अवेलेबल में क्या छोटा है। तो यहाँ देखते हैं हम वर्क में कंपैरिजन करना होता है, तो वर्क हमने यहाँ पे 0 0 से इनिशियलाइज कर दिया है जो कि अवेलेबल से है। तो अभी P0 का भी रिक्वेस्ट, P0 का जो रिक्वेस्ट है वो 0 0 है। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस हैं, प्रोसेस P0 और प्रोसेस P2, जो अभी किसी भी जिसके लिए ये जो रिक्वेस्ट इज लेस देन इज इक्वल टू अवेलेबल है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम दोनों को ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसको ले रहे हैं, पहले P0 को हम यहाँ पर ले रहे हैं। और P0 मिलने के बाद हमको क्या करना होता है, जो भी एलोकेशन को जोड़ दिया जाना होता है वर्क से, तो हम अभी वर्क से एलोकेशन को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर B की जो है 1 कॉपी है, तो B जो 0 है, 0 + 1 हमने कर दिया, ये 1 हो गया। और P0 जो फॉल्स है उसको हम यहाँ पर कर देंगे ट्रू। अब फिर हम अगला देखते हैं, तो अगला यहाँ पर P2 है। P2 फिर जो है P2 जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो P2 का जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट 2 इज लेस देन इज इक्वल टू वर्क, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो हम यहाँ पर P2 को ले लेते हैं, P2 और PT को ले लेने के बाद जो एलोकेशन है P2 का उसको वर्क से के साथ ऐड कर दिया जाएगा। तो P2 में A की 3 कॉपी है, B की 0 कॉपी है और C की 3 कॉपी है। तो यहाँ पर A 0 वो 3 हो गया और C 0 था वो भी यहाँ पर 3 हो चुका है। और इसके एलोकेशन को 0 कर दिया जाएगा, इसके एलोकेशन को भी 0 कर दिया जाएगा। ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। अब अगला देखते हैं, तो यहाँ पर P3 को कंसिडर करते हैं हम। तो P3 में देखिए, P3 को केवल एक जो है A की 1 कॉपी यहाँ पर अभी चाहिए उसको, और हमारे पास तो A की 3 कॉपी अवेलेबल है। तो ये जो है रिक्वेस्ट 3 इज लेस देन इज इक्वल टू वर्क। तो अब यहाँ पर अपन P3 को ले रहे हैं, तो P3 को ले लिया हमने। अब P3 का जो रिसोर्स एलोकेटेड है उसको हम वर्क के साथ जोड़ देंगे। तो ये 2 कॉपी है A का, तो 2 + 3 हो जाएगा, ये 5। और उसके बाद B की 1 कॉपी है P के पास, तो ये 1 + 1 हो जाएगा 2। और C की जो है वो 1 कॉपी है, तो 3 + 1 हो जाएगा, ये 4। और यहाँ पर P3 ये जो फॉल्स था उसको ट्रू कर देना है, TRUE सब में ट्रू करना है जो प्रोसेस हम लेते हैं। तो P3 का जो ये फिनिश था उसमें हम कर दे रहे हैं TRUE ट्रू। अब जो है हम प्रोसेस P1 को लेते हैं, P1। तो P1 में
आप देखेंगे उसको 1 या 2 कॉपी चाहिए और C की 2 कॉपी चाहिए, तो उतनी हमारे पास अवेलेबल है। तो उसको जो एलोकेट किया गया है उसको हम सबसे पहले जोड़ेंगे। तो P1 के पास 2 कॉपी है A का, तो ये हो जाएगा 2 + 5 = 7 और बाकी तो 0 0 है। तो बस यहाँ पर P1 का जो फॉल्स था उसको हम कर दे रहे हैं ट्रू और उसके बाद फिर नेक्स्ट ले रहे हैं हम P4 में आप देख सकते हैं उसको केवल 2 कॉपी के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है C का और हमारे पास 4 कॉपी अवेलेबल है। तो फिर से ये जो 2 था जो P4 का उसको हमने ऐड कर दिया C में और ये हो गया 6 और ये 6 हो गया और यहाँ पर जो P4 फॉल्स था उसको हम कर दे रहे हैं ट्रू। तो यहाँ पर सारे जो आई हैं, सारे प्रोसेस जो हैं वो ट्रू है, सारे ट्रू है। तो यहाँ पर सिस्टम डेडलॉक स्टेट में नहीं है और हमारे पास सेफ सीक्वेंस है। तो कई सारे सेफ सीक्वेंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो जो पहले एग्जांपल हमने देखा उस पे हमारे पास सेफ सीक्वेंस था, मतलब सिस्टम डेडलॉक में नहीं था। उसी एग्जांपल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। अगर P2 जो प्रोसेस P2 है रिक्वेस्ट एन एडिशनल इंस्टेंस ऑफ टाइप C, अगर जो P2 है वह C के एक मोर इंस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट करता है तो क्या स्थिति होती है। तो अगर ये इसके लिए रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ पर प्रोसेस P0 है वो तो फिनिश हो जाएगा और हमारे पास B की केवल 1 कॉपी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होगी। लेकिन जब हम प्रोसेस P2 जब हम सर्च करेंगे कोई ऐसा प्रोसेस जिसके लिए अवेलेबल रिसोर्स जो है वो अवेलेबल रिसोर्स जो है रिक्वेस्ट किए गए रिसोर्स से कम हो, तो ऐसा यहाँ पर कोई भी हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं मिलेगा। और इस तरह से जो है यह वाला जो सिस्टम है ये इसमें सिस्टम जो है डेडलॉक स्टेट में चला जाएगा और P0 जो प्रोसेस है वही केवल डेडलॉक स्टेट में नहीं होगा और बाकी सारे P1, P2, P3, P4 ये सभी डेडलॉक स्टेट में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास किसी भी एक प्रोसेस को पूरी तरह सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डेडलॉक डिटेक्शन जो है वो डिस्कस किया है। डेडलॉक डिटेक्शन हमने डिस्कस किया है सिंगल इंस्टेंस के लिए जो है ये वेट फॉर अ ग्राफ हमने डिस्कस किया है और मल्टीपल इंस्टेंस के लिए जो है वो बैंकर्स एल्गोरिथम का जो सेफ्टी एल्गोरिथम होता है उसी में छोटा सा मॉडिफिकेशन करके हमने ये वाला डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डेडलॉक डिटेक्शन के बाद जो डेडलॉक रिकवरी कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेडलॉक की रिकवरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे।